हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। इससे पहले हम ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन सब के बारे में इन डिटेल पढ़ चुके हैं विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम डेप्रिसिएशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट जब भी हम परचेज करते हैं, तो ओवर द ईयर्स उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। ठीक है, तो जो वैल्यू हम डिक्रीज होती है उसे भी हमें अकाउंटिंग में शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ओवर द ईयर, हर ईयर जितनी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उस अमाउंट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन हमें क्या उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, इट इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले ये ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है, परमानेंट यानी एवरी ईयर होगा, डिक्रीज होता है वैल्यू में। ठीक है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स यानी जो फिक्स एसेट्स टेंजिबल यानी दिखते हैं, जो इनटेंजिबल होते हैं उसके लिए अलग वर्ड यूज होता है, अमोर्टाइजेशन। ओके, तो ये ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज है टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में। ठीक है, अब फीचर्स क्या है डेप्रिसिएशन के? इट इज द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, लैंड की कभी भी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन होता है एक्सेप्ट लैंड। इट इज द फॉल इज ऑफ परमानेंट नेचर, ये परमानेंट नेचर का है। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस होगा और धीरे धीरे होगा। डिक्रीज ओनली बुक वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू। ठीक है, हम बुक्स में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हमने 1 लाख की मशीन परचेज की, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन 10,000 का लग गया। ठीक है, हमारी बुक वैल्यू कितनी हो गई? बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बुक वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। तो जो 90,000 है वो सिर्फ बुक वैल्यू है, वो ये नहीं बताती कि आज की डेट में उस एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू है। नो, इट ओनली शोज बुक वैल्यू। टर्म इज नॉट यूज फॉर वेस्टिंग एसेट, दिस टर्म इज नॉट यूज फॉर वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस। ठीक है, जो भी वेस्टिंग एसेट्स वगैरह जो होते हैं, माइंस वगैरह, उनके लिए ये टर्म यूज नहीं होती, उसके लिए टर्म यूज होता है डिप्लीशन। नॉन कैश एक्सपेंस, नो कैश आउटफ्लो। इससे ये सिर्फ हमारा एक्सपेंस तो है लेकिन ये नॉन कैश है, इससे बिजनेस से कोई भी पैसा बाहर नहीं जाता है। ठीक है, हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो है एसेट की वैल्यू का, जो एसेट की कॉस्ट है उसको हम ओवर द ईयर्स एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी कैश एक्सपेंस या कैश आउटफ्लो नहीं होता है। डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू डिक्रीज होने के कुछ कॉजेज होते हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट यूज, कॉन्स्टेंटली कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी। ठीक है, वियर टियर होगा। ठीक है, उस वजह से ऑब्सोलेंसी यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाने के कारण भी होता है डेप्रिसिएशन। वियर टियर, तोड़फोड़ हो जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ पार्ट अगर टूट जाते हैं उस वजह से। पैसेज ऑफ टाइम, विद टाइम जो होता है एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, न्यू टेक्नोलॉजी आने लगती है तो उस चीज़ की वैल्यू डिक्रीज होती है। एक्सीडेंट, अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई उस वजह से भी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, अगर जैसे कोई हमने मशीन खुद ने बनाई है या फिर हमने कोई मशीन के लीगल राइट्स लिए 20 ईयर्स तक, ठीक है, तो 20 ईयर्स खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा? वो वैल्यू, एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम वो एसेट और यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम उसको और एक्सपैंड करें। ठीक है, तो लीगल राइट्स जब तक है तो उस एसेट की कॉस्ट को हम ओवर द ईयर्स क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन के रूप में अलोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज है जिस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। अब डेप्रिसिएशन पढ़ने की नीड, इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्ट, ये सब क्यों है? हम क्यों पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में? फॉर असेटिंग, फॉर असर्टेनिंग ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है अगर हम वो चार्ज नहीं करेंगे तो हमें बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या इंक्लूड करते हैं? वो सारी कॉस्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्शन में, हमारे सेल में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो क्या मशीन हेल्पफुल नहीं रही थी प्रोडक्शन या सेलिंग में? रही थी, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखेगा। सिमिलरली फॉर शोइंग ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट की पोजीशन हम सही नहीं दिखाएंगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखेगा ना, तो इसीलिए एसेट की वैल्यू सही दिखाएंगे तो उस वजह से हमारी ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखेगी बिजनेस की। टू एसर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमें एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, ठीक है, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्यूरेट नहीं निकालेंगे तो हमारे प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें कॉस्ट ही सही नहीं पता तो क्या पता प्राइस कम रख ले जिससे हमें प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा होगी और एक्चुअल में कॉस्ट तो ज़्यादा है, तो एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, जितना जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है ना, वो बिजनेस क्या करती है? एवरी ईयर इन्वेस्ट करती है, ताकि जब उन्हें न्यू मशीन खरीदनी हो तो उनके पास एक साथ रुपए का बर्डन ना हो, उनके पास ऑलरेडी
इकट्ठे किए हुए पैसे हो और उससे वो न्यू एसेट रिप्लेस कर सके। फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स मतलब क्या होता है, जो भी हमारी इनकम होती है उसके अपन ऊपर जो टैक्स देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब मतलब जो हमारा एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर हम जो टैक्स देते हैं वो क्या होता है, इनकम टैक्स होता है। तो अब अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। और अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट शो करेगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगा अगर, तो क्या होगा, हमें इनकम टैक्स ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स कम पे करना पड़े। ओके, अब कौन से हम जब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालने में। नंबर 1 है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी हमें एसेट की टोटल कॉस्ट लेनी है, यानी परचेज प्राइस प्लस जो भी ऊपर के खर्चे हुए, यानी फर्स्ट यूज से पहले, एसेट के फर्स्ट यूज से पहले जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो हमारे उसके टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होगा, बी इट इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कोई भी टाइप के जो भी एक्सपेंस है एसेट के फर्स्ट यूज से पहले जो भी हम उस पर लगाते हैं वो हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड होगा, ठीक है। देन आता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, जो भी हमें कंसिडर, जैसे एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, वो क्या होती है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो हम एस्टिमेट करते हैं क्योंकि ट्रू तो किसी भी पता नहीं होगी। देन इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यानी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद अगर हम उस एसेट को बेचने जाए ओवर ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, अगर उस एसेट को हम बेचने जाए तो कितने अमाउंट हमें मिल जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज जो होती है वो फैक्टर्स है जो कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करते हैं। हमने डेप्रिसिएशन की मीनिंग, फीचर्स, कॉजेस, नीड और फैक्टर जो कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।